हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी की सहायक पुस्तक वितान भाग 2 का पाठ 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। बच्चों, पहले हम मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में पढ़ते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी काफी प्रतिभावान व्यक्ति थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को अजमेर, राजस्थान में हुआ था। श्याम जोशी जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। जोशी जी की हिंदी भाषा पर काफी अच्छी पकड़ थी। जोशी जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक और कुशल प्रवक्ता रहे। कुल मिलाकर बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ये सिंगल पर्सनालिटी ऑफ मल्टी टैलेंट थे, अर्थात ये हिंदी साहित्य के ऑलराउंडर थे। जी की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे उनके उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरक्युलिस की हैरानी, हमजाद, क्याप आदि हैं। इनके कहानी संग्रह हैं टटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत। इनके व्यंग्य संग्रह हैं नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना। साक्षात्कार लेख संग्रह हैं बातों बातों में और 21वीं सदी। और इनके टेलीविजन धारावाहिक हैं हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहिन और गाथा आदि। जी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास क्याप के लिए सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया गया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवार्ड माना जाता है। मार्च 2006 को दिल्ली में इनका निधन हुआ। सुप्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी जी इस कहानी सिल्वर वेडिंग के माध्यम से मानवीय मूल्यों के गिरते स्तर, महानगरीय एकांकी जीवन और एक मध्यम वर्गीय परिवार की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। लेखक 2 पीढ़ियों के दृष्टिकोण में आए अंतर को भी रेखांकित कर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। कथा का मार्मिक अंश तब उद्घाटित होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने आप को अकेला महसूस करता है। सिल्वर वेडिंग नामक पाठ मनोहर श्याम जी द्वारा रचित है। जैसा कि सिल्वर वेडिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि शादी की रजत जयंती, और यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष बाद मनाया जाता है। और इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत यानी कि यशोधर पंत जी के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। यशोधर पंत जी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वे सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं और ये पूरी की पूरी कहानी उन्हीं के चारों ओर घूमती है। वे पुरानी विचारधाराओं वाले व्यक्ति हैं। उनके परिवार के सदस्य आधुनिक विचार वाले हैं, इसलिए उनमें आपस में मतभेद रहते हैं। अब बच्चों, अब बात करते हैं यशोधर पंत जी के परिवार की। उनके परिवार में उनकी पत्नी है जो मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मॉडर्न बन गई है, अर्थात आधुनिक बन गई है। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर उन्हें शान्यल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे आदि कहकर उनका मजाक बनाते हैं। यशोधर बाबू के परिवार में उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1500 रुपए महीने की नौकरी करता है और दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरे बेटे को छात्रवृत्ति मिल गई है और वह अमेरिका चला गया है। उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है और बेटी को विवाह के लिए तैयार न होना भी यशोधर बाबू को खटकता रहता है। शुरुआत में ऑफिस का दृश्य है और यशोधर बाबू अपने कार्यालय में ठीक तय समय तक बैठते हैं और उनके अधीनस्थों को भी, यानी कि उनके जूनियरों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अधीनस्थों के साथ उनका व्यवहार भले ही रूखा रहता हो, लेकिन शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने का प्रयास करते हैं और दफ्तर में सभी के साथ हास परिहास भी करते हैं। बातचीत में मालूम होता है कि आज के ही दिन 25 वर्ष पहले यशोधर बाबू की शादी हुई थी।
अचानक यशोधर बाबू के मुख से एक वाक्य निकला, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ऑफिस के बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों की चोचले बताते हैं, लेकिन ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्डा व मैनन चाय मट्ठी लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपए दे देते हैं, किंतु वे इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। सारे सेक्शन के आग्रह पर वे सिल्वर वेडिंग मनाने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, लेकिन वे आयोजन में शामिल नहीं हुए। समय उन्हें किशनदा की भी याद आती है, जिन्होंने यशोधर बाबू के दिल्ली आने पर उन्हें अपने घर में शरण दी थी। क्योंकि यशोधर बाबू की उम्र कम थी, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए किशनदा ने उन्हें अपने घर में रसोई के काम पर लगा दिया और घर भेजने के लिए 50 रुपए भी एडवांस में दे दिए। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे इन्हें नौकरी दिलाई और दफ्तरी जीवन में यशोधर बाबू का मार्गदर्शन किया और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशोधर को याद आता है कि रोजाना भ्रमण से लौटते समय किशनदा अपनी मानस पुत्री यशोधर के घर अवश्य आते थे। किशनदा ने उन्हें जल्दी उठना और सैर पर जाना सिखाया था। किशनदा ने अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का मंत्र दिया था। किशनदा यशोधर को भाऊ कहते थे, जो यशोधर को बहुत अच्छा लगता था। किशनदा के यशोधर ने अनेक रूप देखे थे, किंतु सुबह की सैर वाली छवि तो उनके मन में बैठ गई थी। जब किशनदा कुर्ते पैजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहनकर गोल विलायती टोपी सिर पर लगाकर बाहों में देशी खड़ाऊ धारण करके छड़ी हाथ में लेकर दिखाई देते थे। किशनदा जीवन भर अविवाहित रहे। उनके स्वभाव की विशेषताएं थी कि वे बहुत सरल हृदय थे, उनको सादगी पसंद थी, धार्मिक विचारों वाले थे, सहयोगी, परोपकारी और आदर्शवादी मार्गदर्शक थे। वे एक अनुभवी व्यक्ति थे। अपनी संस्कृति से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। यशोधर बाबू ने किशनदा का ही अनुसरण किया। अब यशोधर दफ्तर से निकलते हैं तो वे प्रतिदिन बिड़ला मंदिर जाते हैं, वहां बैठकर प्रवचन सुनते हैं और स्वयं ध्यान लगाते हैं। वहां से पहाड़गंज निकल जाते हैं, यहाँ से सब्जी आदि खरीदते हैं। इसी समय लोगों से मिलना जुलना कर लेते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वे पैदल ही जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे का है, लेकिन वे घर रात्रि में 8 बजे तक ही पहुंचते हैं। यशोधर जी जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारत अच्छी नहीं लगती थी। है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज लक्ष्मीबाई नगर पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है और वे यहीं रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यहीं शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया, क्योंकि वे किशनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए इसी क्षेत्र में रहना चाहते हैं। किशनदा की याद आते ही यशोधर सोचते हैं, क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किशनदा के समान ही वे भी शादी न करते और अपना पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। किंतु उनको तुरंत ही याद आ जाता है कि किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता था, क्योंकि सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के बाद ही किशनदा को अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा था। तो उनके किसी भी साथी ने उन्हें अपने यहाँ शरण नहीं दी और उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा और साल भर के बाद ही किशनदा की मृत्यु हो गई और समाज ने यह जानना भी नहीं चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी किस वजह से हुई। किशनदा से मिली सीख यशोधर को याद आती है और यशोधर बाबू के मन में कई प्रकार की बातें आती हैं और द्वंद्व चलता रहता है। आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा है। वे मन से धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है, वे तो अपने आदर्श किशनदा की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और
घर के सदस्य भी यशोधर बाबू से पर्याप्त बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। उन्हें व्रत आदि करने, मंदिर जाने, पूजा पाठ करने से मना करते हैं, लेकिन यशोधर बाबू सभी को अनसुना कर धार्मिक जीवन जीना पसंद करते हैं। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है, जिनकी तबीयत खराब है और उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना पड़ेगा। लेकिन तुरंत ही उन्हें ये बात याद आ जाती है कि उनके पत्नी और बच्चों को उनका जाना पसंद नहीं आएगा। उनके बच्चे व पत्नी का विचार है कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, यानी कि बेकार है। यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौकों पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी मानते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों। यशोधर बाबू सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान किया करते थे। अब वे यहाँ से उठकर सब्जी मंडी जाते हैं। उन्हें याद आता है कि उनके बच्चों को सामान लाना पसंद नहीं है और उनके बेटे बाजार से सामान लाने के लिए नौकर रखने की बात करते हैं। उनका बड़ा बेटा भूषण यशोधर को अपना वेतन नहीं देता था, अपने पैसे से घर में सामान खरीद कर लाता था और उसकी धौंस दिखाता था। उनको उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगता है। जब यशोधर बाबू सब्जी लेकर घर पहुंचे तो वहां उनकी स्थिति द्वारका से लौटे सुदामा की जैसी थी। घर के बाहर वाईडी पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, लेकिन उनको लगा कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिलें खड़ी थी। बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे रंगीन कागज की झालरें थी, गुब्बारे लटके हुए थे। घर बहुत सुंदर सजाया हुआ था, रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और वो कह रहे थे कि गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू की समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था। यशोधर ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी है और कुछ मेम साहबों को फिदा कर रही है। लड़की ने जीन्स और बगैर बांह का टॉप पहना हुआ है। पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ है। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। बाबू चुपके से घर पहुंचे तो उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी लगाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर जी ने शर्मीली सी हंसते हुए पूछा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीना कमाने लगा है तब से। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी समहाउ इम्प्रॉपर ही लगती है। उनको यह भी मलाल है कि जब वे सुबह ऑफिस गए थे तब इस आयोजन की कोई चर्चा तक नहीं थी। बच्चों के आग्रह पर वे केक काटने के स्थान पर भी जाकर खड़े हो गए। बेटी के आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा somehow I don't like all this, किंतु केक खाने को वे तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या नहीं की है। वे अन्य सभी से कहते हैं, आप सब लोग खाइए, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज्यादा देर लगाई क्योंकि वे चाहते हैं कि सभी मेहमान उठकर चले जाएं, तभी मैं उठूं। आज पूजा में भी उनको किशनदाही दिखाई दी। यशोधर बाबू उनसे पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदा ने बताया, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू आज जानबूझकर पूजा को लंबी खींच रहे हैं तो बाहर परिवार के सदस्य उनको शामिल करने के लिए उतावले हो रहे हैं। वे संध्या में बैठकर भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें रह रह कर किशनदाही दिखाई दे रहे थे, जो कह रहे थे कि इस संसार में हर व्यक्ति, चाहे वह परिवार वाला हो या ना हो, अंत में अकेला ही रह जाता है। यशोधर बाबू याद करते हैं कि किस तरह से किशनदा उनके घर आकर उन्हें दुनियादारी की बातें बताया करते थे, उनकी सभी शंकाएं दूर किया करते थे और आज भी उन्हें आशा है कि इस मुश्किल घड़ी में वे आकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसी मध्य उनकी पत्नी ने आकर उनको झिड़क दिया और वे आसन से उठ गए। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आई।
जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। तो बाबू से जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो वे कह देते हैं तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोलकर कहता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पायजामा उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहन। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूंगा अथवा गाउन पहनकर वे किशनदा बन गए हैं। किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गई। शायद उन्हें अपने किशनदा का अंतिम समय याद हो आया था।